Please subscribe my channel, like my video and share also. वेलकम बैक। मेरा नाम दीपक शुक्ला फ्रॉम कानपुर से। यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन बाय राहुल सर। प्यारे मित्रों, आप लोगों को स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज की क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को विज्ञान। विज्ञान है क्या? क्लास 10 कक्षा 10 क्लास 10 में विज्ञान के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो विज्ञान, पहले इसके मैंने एक वीडियो बनाया था, बेसिक वीडियो। उसमें आप लोगों को जानकारी दी थी विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा जो भाग है इसका वो है बायोलॉजी। ये जो पहला पार्ट है फिजिक्स का, ये कठिन पार्ट है। बहुत बच्चे इसमें कहते हैं सर ये बहुत प्रॉब्लम करता है। जटिलतम ये पार्ट है विज्ञान का। तो आज देखेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक थी चिरसम्मत भौतिकी, या प्राचीन भौतिकी, एंशियंट भौतिकी। दूसरी आधुनिक भौतिकी, इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी जो है, इसके जो पितामह है वो सर आइजैक न्यूटन को माना गया है। सर आइजैक न्यूटन। जो आधुनिक भौतिकी है इसको हम लोग पढ़ते हैं 1905 में, 1905 से लेकर के अभी तक। तो ये आधुनिक जो भौतिकी है इसके पितामह या जनक जो है वो सर अल्बर्ट आइंस्टीन। सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था, F बराबर ma। द्रव्यमान और त्वरण के जो गुणनफल होता है वो बल के बराबर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जो हमारी कार, मोटर कार, वैन, जो जितनी भी खोज होती हैं सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होती हैं। भौतिक विज्ञान में और जो ये सर अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन्होंने एक समीकरण को दिया E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। इन्होंने दिया E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। जो भौतिक विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई तो देखते हैं। तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बुसाइक से ग्रीक भाषा का शब्द है। जो बुसाइक शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस शब्द से, जिसका अर्थ, फ्यूजिस शब्द का अर्थ होता है नेचर।
जो इसका अर्थ होता है नेचर। नेचर प्रकृति, प्रकृति में जितनी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो फिजिक्स कहलाती है। प्रकृति में जो जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, घटनाएं और क्रियाकलापों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है भौतिक विज्ञान। अब प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो देखो दो घटनाएं होती हैं नेचर में, प्रकृति में। पहला द्रव्य, मैटर है, और दूसरा जो है वो एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा में अंतर क्या है? इन दोनों में प्रकृति में पाए जाते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो जो द्रव्य है तो प्रकृति का वह प्रत्येक घटक, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता है, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान घेरता है द्रव्य कहलाता है। और प्रकृति का वह एक ऐसा घटक जो दिखाई देता है, विजुअल फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं पहला, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो स्थान, प्लेस को कवर करे, वो द्रव्य कहलाता है। दूसरा, प्रकृति का वह ऐसा घटक, प्रकृति का वह ऐसा घटक जो दिखाई दे, द्रव्य है। तीसरा, प्रकृति का वह ऐसा घटक, प्रकृति का वह ऐसा घटक जिसमें भार हो, वेट हो, द्रव्य कहलाता है। इसी का अपोजिट सीधे, इसी का अपोजिट ऊर्जा में होता है। प्रकृति का प्रत्येक वह घटक जो स्थान नहीं घेरता है, जिसका कवर स्पेस नहीं होता है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा कहलाती है। नंबर 2, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो दिखाई न दे, ऊर्जा कहलाती है। नंबर 3, प्रकृति का वह ऐसा घटक जो भारहीन हो, इसमें भार ना हो, ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि वेटलेस हो, वो ऊर्जा कहलाती है। आगे चलते हैं, आगे प्रकाश। इकाई 3 यूनिट 3 में, जो हाई स्कूल की विज्ञान में आप पढ़ेंगे, प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, पाठ करना, प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां। पाठ 1 है पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। जो लाइट है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश, लाइट, प्रकाश कक्षाओं में पढ़ा होगा। प्रकाश क्या है? दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं आप। प्रकाश एक ऊर्जा का तो रूप है,
समझे कैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक समझा रहे हैं आपको कि प्रकाश हम दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं, वस्तुओं को देखने में कैसे ये मदद करता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक ये रूम है, ये कोई एक अंधेला कमरा है, प्रकाश रहित है, इसमें प्रकाश नहीं है। इसमें एक कोई व्यक्ति खड़ा है, ये मान लो कि एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति है। एक ये दूसरा कमरा है, इसमें मान लो एक मोबाइल फोन ये रखा है। ये अंधेला कमरा है, इसमें कोई एक व्यक्ति है, और ये अंधेला कमरा है, इसमें एक मोबाइल फोन रखा है। अंधेले कमरे में सबसे पहले प्रकाश में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, आंख का होना, वो भी स्वस्थ आंख होनी चाहिए, और दूसरा लाइट, प्रकाश। दो चीजें आवश्यक है, तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ये अंधेला कमरा है, और एक ये भी अंधेला कमरा है, इसमें एक वस्तु रखी है, मोबाइल फोन। अगर आपसे हम पूछे यहां पर अंधेला है और यहां भी अंधेला है, दोनों कमरों में वस्तु रखी है, तो क्या इस व्यक्ति को इस वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। यहां प्रकाश है, यहां अंधेला है। व्यक्ति जहां है उस कमरे में प्रकाश है, यहां वस्तु है, वहां अंधेला। तो क्या वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। अगर यहां पर हम अंधेला कर दें, यहां पर प्रकाश, तो वस्तु हमें दिखाई देगी? दिखाई देगी। क्या होगी? तो हमें वस्तु दिखाई देगी। अगर चौथी कंडीशन, अगर यहां पर प्रकाश है कमरे पर और वस्तु पर भी प्रकाश है, तो वस्तु हमें दिखाई देगी। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि वस्तु के पास प्रकाश है या वस्तु में प्रकाश है, निष्कर्ष ये निकलता है यदि वस्तु में प्रकाश है तो वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। तो क्या क्या दो चीजें आवश्यक है? ये फर्स्ट नंबर आंख और दूसरा प्रकाश, और सबसे इंपॉर्टेंट है वस्तु में प्रकाश होना चाहिए, तभी वस्तु हमें दिखाई देगी। अंधेरे कमरे में आप जाते हैं, लालटेन या टॉर्च लेकर के जाते हैं, तो लालटेन और टॉर्च लेकर के जाते हैं तो वस्तु अंधेरे कमरे में है। जब हम लालटेन या टॉर्च लेकर के जाते हैं तो प्रकाश लगाते हैं, टॉर्च जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं, तो वस्तु में जब वो प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद, वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ता है, आंखों में पड़ने के बाद हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सबसे आवश्यक है कि वस्तु में प्रकाश होना चाहिए, तभी हमको वस्तु पूर्णतया रूप से दिखाई देगी। आगे चलते हैं, प्रकाश है क्या, उसकी परिभाषा। प्रकाश क्या है? लाइट की
परिभाषा आपको हम बता रहे हैं प्रकाश क्या है। अभी आप लोगों को मैंने समझाया कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में कैसे मदद करता है, दैनिक जीवन को उदाहरण देकर के मैंने समझाया। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब होता है देखने की क्षमता को प्रदान करना, संवेदना। या प्रकाश जो है ये स्वयं में नहीं दिखाई देता है, परंतु अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। या आप ऐसे कर सकते हैं, प्रकाश एक भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड जोड़ दीजिए आगे, भौतिक साधन। भौतिक साधन। प्रकाश एक भौतिक साधन है जो वस्तु को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। या दूसरा ऐसे कह सकते हैं, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात का मतलब जहां पर एयर इंटर ना कर सके, एयर प्रवेश ना कर सके, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करता है, यह स्वयं में दिखाई नहीं देता है, परंतु अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को जो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। जो हमारी आंखों को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता
एक ये परिभाषा हो गई। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो हमारी आंखों को देखने में मदद करता है। प्रकाश, प्रकाश मतलब आंखों को देखने में मदद करेगा। जब प्रकाश पड़ेगा आंख पर तो हमें वस्तु दिखाई देगी, वही क्या है? प्रकाश। या ये लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं में दिखाई नहीं देता है परंतु अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। अब इसकी जो चाल होती है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस कोट की होती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब तो ये लाइट हुआ प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या है? तो देखो प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। पहले डाल देते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। कौन कौन से पहले समझ लेते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो लाइट है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में, मतलब इस प्रकार ऐसे सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या गति करता है। गमन मतलब चलता है, कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जैसे लेंस है। प्रकाश कोई भी पारदर्शी माध्यम हो उससे गुजर जाता है। प्रकाश पहला तो है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है या गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। प्रकाश नंबर तीसरा, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश जो दृश्य प्रकाश जो देखते हैं, दृश्य प्रकाश की जो चाल होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम की कोट की होती है। कौन सी? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। कौन कौन से निम्नलिखित गुण है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश चल सकता है। निर्वात बल्ब के अंदर लाइट प्रकाश होता है, कोई बंद कमरा कर दे, शीशा लगा दे, उसके अंदर भी प्रकाश चल सकता है, जा सकता है। दृश्य प्रकाश की जो चाल होती है भी बताया 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की कोट की होती है। नंबर अगला, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चल सकता है। तो पहला पॉइंट नोट करते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या गति कर सकता है, गमन करता है।
प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर दूसरा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी, पारदर्शी माध्यम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, गुजर सकता है, गुजर जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। नंबर 3, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। नंबर 4 जो है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। नंबर 5, निर्वात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। 10, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की कोट की होती है, नंबर 6, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चल सकता है। तो ये हुए प्रकाश के गुण, जो मैंने निम्नलिखित 6 गुण बताए प्रकाश के। अब आगे चलते हैं, नोट पॉइंट में बताएंगे। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 फार्मी में कितने मीटर होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। इतना, इसके बाद हम रब करने जा रहे हैं। नोट पॉइंट में आप बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 1 माइक्रोन में कितने मीटर और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर और 1 फार्मी में कितने मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घाते -10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम या लिख सकते 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घाते -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घाते -10 मीटर। 1 नैनोमीटर 60 में लिख सकते हैं नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर में 10 के घाते -9 मीटर, 10 के घाते -9 मीटर। आगे आते हैं 1 माइक्रोन बराबर कितने, 1 माइक्रोन ये होता है इसका प्रतीक म्यू। 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 मीटर। ये बहुत यूज होता है माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम का यूज।
एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर, पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में 10 के घाते -12 मीटर। एक फार्मी, एक फार्मी बराबर, एक फार्मी में होते हैं 10 के घाते -15 मीटर। तो नोट पॉइंट में एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घाते -10 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10 के घाते -9 मीटर, एक माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 के घाते -12 मीटर और एक फर्मी बराबर 10 के घाते -15 मीटर। आगे आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप दैनिक जीवन में देखते होंगे जब आप बाल को किसी दीवार पर फेंकते होंगे तो वो टकरा करके पुनः वापस आ जाती है, वही क्या है? रिफ्लेक्शन। बाल को आप जब फेंकते हैं किसी दीवार से टकराने के बाद, जब तेजी से फेंकते हैं तो दीवार से टकराने के बाद पुनः वापस आ जाती है, वही क्या है? रिफ्लेक्शन। तो इसी पाठ में हम लोग पढ़ेंगे, एक समतल पृष्ठ लेंगे, उस पर एक प्रकाश की किरण गिराएंगे, गिराने के बाद टकराने के बाद वो लौट जाएगा, वही घटना रिफ्लेक्शन कार्य कहलाती है। तो एक लेते हैं समतल, चित्र के माध्यम से आपको परिभाषा भी बताएंगे। तो पहले एक ले लेते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ऐसा समतल मिरर आपने पढ़ा होगा, जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इस प्रकार का होता है समतल मिरर। ये प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। फोकस दूरी अनंत होती है इसकी, जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी इनफिनाइट होती है, अनंत होती है, अनंत की कोटि की होती है इसकी। तो समतल दर्पण, दर्पण पढ़ाएंगे, दर्पण के प्रकार में बताएंगे, समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो सबसे पहले एक हम दर्पण ले लेते हैं, वो भी समतल दर्पण। एक तरफ पालिश कर देते हैं, पालिश, पालिश का हो वर्ड कई सारे आप यूज कर सकते हैं उनको। तो सर्वप्रथम एक हमने समतल दर्पण का प्रयोग किया, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। मिरर पढ़ते हैं भाई, प्रकाश के परावर्तन में दर्पण का ये जो चैप्टर है प्रकाश, इसमें दर्पण में प्रकाश को मिरर से दिखाया गया है। उसके बाद आप पढ़ेंगे लेंस, आगे चैप्टर, तो इसमें दर्पण का यूज है, तो दर्पण ले लेते हैं। तो एक मिरर, तो एक सिरा इसको ले लेते हैं यम1 क्योंकि मिरर है, और दूसरा सिरा यम2 दर्पण है, इसलिए यम1 यम2 नाम डाल दिया। अब एक प्रकाश की, तो सर्वप्रथम एक हमने समतल दर्पण का प्रयोग किया। अब एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इस दर्पण पर, ये चिकना पृष्ठ है, इस पर पालिश, पालिश वर्ड जो है, पालिश का होगा, या आप कह सकते हैं कलई, या कह सकते हैं लाल ऑक्साइड का लेप, लाल ऑक्साइड का लेप। एक ये चीजें हैं, ये जो लिखी हुई है, पालिश, कलाई, लाल ऑक्साइड का आप इसमें लेप कर सकते हैं। एक तरफ इसको पेंट भी कर सकते हैं, इसमें आप पेंट भी इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समतल दर्पण लिया, ये ऊपर जो इसमें हमने पालिश कर दिया, ये कलई कर दिया, और इसमें ये जो ऊपर इसका भाग है, ऊपर ये तल है, प्लेन है, ये प्लेन है। एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है इस दर्पण पर, ये है।
अभी गुण भी बताया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये प्रकाश एक सीधी रेखा में आया और तल से इस प्लेन पर जैसे ही टकराया, तो ये टकराया तो ये जो बिंदु है आपतन आपतन बिंदु है। मतलब ये जो प्रकाश की किरण है इस दर्पण पर टकराई है, तो जो जहाँ पर गिरी है, गिरने के बाद तो ये जो बिंदु जिस सिरे पर गिरी है इसका नाम दिया गया आपतन बिंदु। और जैसे ही टकराने के बाद, जैसे आप गेंद फेंकते हैं तो गेंद जब दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद तुरंत वापस आती है, वही परावर्तन है। तो जैसे ही यहाँ पर टकराएगी, एक बीच क्षण रुकेंगे, पूरा उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। आइए तो इस तरह और वापस लौट जाती है। अब एक हम नॉर्मल अभिलंब खींचते हैं, तो जब नॉर्मल अभिलंब खींचोगे तो ये नॉर्मल हम खींच दे रहे हैं 90 अंश में नॉर्मल है, इसका नाम हिंदी में लिख देते हैं अभिलंब नॉर्मल। आई है तो इसका नाम दे रहे हैं आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये जब प्लेन से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट गई है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, इनके बीच का जो एंगल होगा तो ये जो कहलाएगा, ये इतना जो कोण होगा ये दोनों बराबर होंगे। ये आपतित किरण के साथ आपतन बिंदु बनेगा, आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण, इसको हम कह देंगे कोण आई। और जो परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना हुआ है ये आपतन कोण के साथ है तो कोण आई, आपतन आपतन कोण कहलाएगा। और ये परावर्तित किरण के साथ बना हुआ जो कोण है ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये आर कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। सबसे पहले मैंने एक समतल दर्पण लिया, उस पर प्रकाश की किरण डाली, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर गिरती है और परावर्तित होकर के उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिश धातु पर गिरती है या समतल दर्पण लिया है तो कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर गिरती है और परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके मुख्य दो नियम हैं, इसके मुख्य दो नियम हैं। कौन कौन? इसके मुख्य दो नियम हैं, जिसके जो नियम हैं वो दो मुख्य नियम है। कौन कौन से? परावर्तन के मुख्य दो नियम है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कौन होते? आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही
तल में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण परावर्तन कोण का जो मान होता है ये सदैव बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण लिख सकते हैं, कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण लिख सकते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, लिख सकते हो। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दो मुख्य नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो सदैव दोनों बराबर होता है। आगे देखते हैं बिंब, इतना साफ किए दे रहे हैं। आगे है बिंब। ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर है और मार्कर पर हम प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, पड़ रही हैं। तो यहां से प्रकाश की किरणें आई और किरणें आने के बाद इसकी जो छाया बनेगी, प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी, तो जो प्रकाश की किरणें जब पड़ेंगी तो इस पर एक इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो बिंब क्या है? तो बिंब की परिभाषा की जो छाया होती है, बिंब जैसे कि ये वस्तु है, तो जब कोई प्रकाश की किरणें चलती हैं अर्थात आपतित होती हैं, उसे हम बिंब कहते हैं। जैसे कि ये वस्तु है, तो ये वस्तु से प्रकाश की किरणें डाली गई या इसी वस्तु से प्रकाश की, जैसे कोई ये वस्तु है और वस्तु से प्रकाश की किरणें इस प्रकार चलती हैं, इसे हम कहते हैं बिंब। या आपतित होती हैं, आपतित का मतलब आ रही है, इस बिंब पर आ रही है प्रकाश किरण या इस बिंब से चलती हैं, यहां से चलती हैं या इस पर आपतित होती हैं, उसे हम कहते हैं बिंब। जिस वस्तु पर प्रकाश की किरणें चलती हैं या आपतित होती हैं उसे हम बिंब कहते हैं। आगे आता है प्रतिबिंब। इमेज क्या है? प्रतिबिंब। इमेज जैसे ये वस्तु है, वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद जब इसकी छाया बनती है, इसका एक बिंब बनता है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें इस वस्तु से पर पड़ती हैं तो वस्तु से टकराने के बाद इसकी जो छाया बनती है वो प्रतिबिंब कहलाती है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा, बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जैसे ही वस्तु ये बिंब से टकराएंगी तो परावर्तन की घटना होगी। तो परावर्तन के बाद वास्तव रूप से अगर अवतल दर्पण होगा तो वास्तव रूप से मिलेंगी। आगे हम बताएंगे दर्पण के प्रकार में। तो अगर वास्तव रूप से मिलेंगी, वास्तव रूप से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंब का आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंब का प्रतिबिंब कहते हैं। आगे आते हैं प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के मुख्यतः दो प्रकार हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक
प्रतिबिंब। नंबर 2 आभासीय प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वर्चुअल इमेज क्या है? तो देखो, वास्तविक इमेज दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक वे प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव रूप से मिलती हैं, और वो कौन सा दर्पण होगा? वो दर्पण होगा तुम्हारा अवतल। वे प्रतिबिंब जिस पर प्रकाश की किरणें, वे प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव रूप से मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वे प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव रूप से मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में लिया जा सकता है, इसकी फोटो खींची जा सकती है। वास्तविक प्रतिबिंब की क्या फोटो लिया जा सकता है और फोटो खींची जा सकती है, और इसे पर्दे में भी लिया जा सकता है। आगे आते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये वो प्रतिबिंब है जिसमें परावर्तित किरणें किसी वस्तु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। वे प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे में नहीं लिया जा सकता, और इसे पर्दे में नहीं लिया जा सकता, और इसकी फोटो खींची जा सकती है, लेकिन इसे पर्दे में नहीं लिया जा सकता है। और मेन बात, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ये सभी उल्टे होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं ये सदैव सीधे होते हैं। आगे कल की क्लास आप लोगों को आगे देंगे। तो धन्यवाद। आप लोग YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर, जो नए बच्चे हों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.